नमस्कार, स्वागत है बिंदास खबरें में। वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों को जानने का और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मन की बात में बोले मोदी, किसानों की मजबूती से होगी आत्मनिर्भर भारत की नींव। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के काल में भी कृषि क्षेत्र ने अपना दमखम दिखाया है। देश के किसान, गाँव जितना मजबूत होंगे देश उतना आत्मनिर्भर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की मजबूती से ही आत्मनिर्भर भारत की नींव बनेगी। किसान मजबूत होगा तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। पीएम ने कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी अडिग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। आज किसानों को अपनी मर्जी से उपज बेचने की आजादी मिली है। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के समय 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस कालखंड में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। आज जब 2 गज की दूरी एक अनिवार्य जरूरत बन गई है तो इसी संकट काल ने परिवारों के सदस्य को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम भी किया है। हमें जरूर एहसास हुआ होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो विधाएं बनाई थी वो आज भी कितनी महत्वपूर्ण है और जब नहीं होती है तो कितनी कमी महसूस होती है। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बीजेपी को बड़ा झटका, कृषि बिल के विरोध में एनडीए से अलग हुआ अकाली दल। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिल को लेकर अब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किसानों के साथ साथ अब विपक्ष भी आंदोलन कर रहा है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के 22 साल पुराने गठबंधन सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है। कृषि बिल के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए से अपना 22 साल पुराना नाता अब तोड़ने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल की ओर से काफी वक्त पहले से ही मोदी सरकार के जरिए लाए गए कृषि बिलों का विरोध किया जा रहा है। विरोध के चलते ही अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने भी पहले ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और हालांकि अब अकाली दल ने एनडीए सरकार को भी समर्थन जारी रखने के लिए कहा था, लेकिन अब अकाली दल ने कृषि बिल के विरोध में एनडीए से अलग होने का फैसला किया है। दोस्तों यहां पर हम आपसे भी जानना चाहते हैं, क्या आप किसानों के विरोध में हैं या किसानों के साथ हैं? अगर हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भारतीय रेलवे ने 3 और स्पेशल ट्रेनों को चलाने का किया ऐलान। गोरखपुर से मुंबई जाना होगा आसान। दोस्तों आपको बता दें कि वेस्टर्न रेलवे ने यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए 3 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें बांद्रा टर्मिनल से गोरखपुर, सूरत से खुर्दा रोड और अहमदाबाद से खुर्दा रोड के लिए चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग 27 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। टिकटों की बुकिंग IRCTC की टिकटिंग वेबसाइट और रेलवे के टिकट काउंटर पर जाकर की जा सकेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बांद्रा से गोरखपुर से चलाई जाने वाली ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 05068 बांद्रा से शुक्रवार 2 अक्टूबर से चलेगी। ये ट्रेन रात 12:20 पर चलेगी और अगले दिन 5:35 पर गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर से गाड़ी संख्या 05067 हर बुधवार को चलेगी और 30 सितंबर से ये ट्रेन गोरखपुर से सुबह 5:30 बजे चलेगी और अगले दिन शाम 7:10 पर ये बांद्रा पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि एनसीबी ने ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन और करिश्मा के फोन किए जब्त। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्रियों रकुलप्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण, उनकी पूर्व मैनेजर करिश्मा प्रकाश और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा से ड्रग्स मामले में पूछताछ कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। गौरतलब है कि अभिनेत्रियों से शुक्रवार और शनिवार को पूछताछ हुई थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एनसीबी के एक सूत्र ने कहा कि दीपिका, करिश्मा, रकुल और खंबाटा के फोनों को एनसीबी ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जब्त कर लिया है। दीपिका और करिश्मा से शनिवार को और रकुल और खंबाटा से शुक्रवार को कई घंटों तक पूछताछ होने के बाद फोन को जब्त कर लिया गया। एनसीबी ने दीपिका से शनिवार को 5 घंटे और रकुल से शुक्रवार को 4 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन, 82 साल की उम्र में ली है अंतिम सांस। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का रविवार को निधन हो गया। वो 82 साल के थे। उन्हें दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में 25 जून को भर्ती करवाया गया था। उनका मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम के साथ सेप्सिस का इलाज किया जा रहा था। रविवार को उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण पर सियासत हो गई है तेज। कांग्रेस बोली मोदी की राह पर चल पड़े हैं केजरीवाल।
दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण की बात कही है। अब इसको लेकर दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर है ही। कांग्रेस ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी मोदी सरकार की तरह निजीकरण की राह पर चल पड़े हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण के बाद हजारों कर्मचारी बेरोजगार की श्रेणी में आ जाएंगे। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में लाखों लोग बेरोजगारी के कारण जीविका की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर केजरीवाल सरकार इस संकट के दौर में दिल्ली जल बोर्ड का निजीकरण करती है तो हजारों लोगों के रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि आज के महामुकाबले में हो सकती है गेल और बटलर की एंट्री, फिर होगी छक्कों की बरसात। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2020 का 9वां मुकाबला आज किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच में शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले में दोनों ही टीमें अपना विजय क्रम जारी रखना चाहेंगी। पंजाब ने जहां हाल ही में कप्तान LK राहुल की 132 रन की शतकीय पारी की मदद से रॉयल चैलेंज बेंगलोर को 97 रनों से मात दी थी, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने इस मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स को 16 रनों से हराया था। यह मैदान छोटा है तो आज भी हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। सबसे पहले किंग्स 11 पंजाब की बात करें तो पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सुपर ओवर में हारने के बाद उन्होंने अच्छी वापसी की। कप्तान ने खुद आगे आकर टीम को जीत की राह दिखाई और 132 रन की धुआंधार पारी खेली। मयंक अग्रवाल ने भी एक बार फिर से कप्तान का साथ दिया और पहले विकेट के लिए दोनों ने 57 रन जोड़े। मयंक के आउट होने के बाद निकोलस पूरन और ग्लेन मैक्सवेल जैसे पावर हिटर कमाल नहीं दिखा पाए और दूसरे छोर पर खड़े राहुल अकेले ही रन बनाते रहे। इन दोनों खिलाड़ियों से पंजाब के मैनेजमेंट को जिस प्रदर्शन की उम्मीद थी वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। वहीं बात राजस्थान रॉयल्स की करें तो उन्होंने इसी मैदान पर चेन्नई के खिलाफ मैच जीता था। इसका उन्हें फायदा भी मिल सकता है। चेन्नई के खिलाफ यशस्वी जायसवाल के जल्द आउट होने के बाद संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ ने मिलकर छक्कों की बरसात कर दी थी। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी की थी और इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर से निराश किया गया और ज्यादा रन नहीं बना सके। अंत में जोरफा आर्चर ने 4 छक्के लगाकर स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया, नहीं तो स्मिथ और संजू सैमसन की पारी बेकार जाती। दोस्तों हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आज के मैच में आपको क्या लगता है कि किस टीम का पलड़ा भारी होगा, यानी कि कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पुराने ITR को वेरीफाई कराने का वन टाइम मौका डिपार्टमेंट ने दिया 30 सितंबर तक का समय। आपने पिछले कुछ असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है लेकिन अब तक उसे वेरीफाई नहीं किया गया है तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक और आखिरी मौका दिया है। आप 30 सितंबर तक अपना बकाया ITR के वेरिफिकेशन का काम पूरा कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने वैसे टैक्स पेयर को राहत दी है जिसका असेसमेंट ईयर 2015-16 से लेकर 2019-20 तक के लिए ITR का वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक वन टाइम मौका मिला है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि आप ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्द हो जाता है और आसान भी होता है। इनकम टैक्स रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन इंटरनेट बैंकिंग, ATM, आधार, OTP, बैंक अकाउंट नंबर के जरिए कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है पर उसे वेरीफाई नहीं करवाया तो अब आपके लिए 30 सितंबर का अंतिम दिन मिला हुआ है। आप इससे पहले इसको करवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पूरी दुनिया को संकट से बाहर निकालने में काम आएगी भारतीय कोरोना वैक्सीन, ऐसा कहा है PM मोदी ने। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली को संबोधित किया। PM मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की आम सभा को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस के हालात पर चर्चा की। साथ ही PM मोदी ने कहा कि भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी होंगे अब परमानेंट। केजरीवाल सरकार देने जा रही है बड़ी खुशखबरी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अस्थायी पदों को स्थायी करने पर विचार कर रही है। वित्त विभाग ने प्रधान सचिवों और सचिवों को सर्कुलर जारी करके उनसे इस बारे में अपने अपने विभागों से प्रस्ताव पेश करने को कहा है। दिल्ली सरकार ने अपने विभागों से जो विवरण मांगा है उसमें नामावली, अस्थायी पदों की संख्या, किस उद्देश्य से उन्हें सृजित किया गया था और कितने पदों को स्थायी किया जा सकता है, सरीखी जानकारियां शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वित्त विभाग के संयुक्त सचिव LD जोशी की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया है उसके मुताबिक जो अस्थायी पद से कम 3 सालों से हैं उन्हें स्थायी करने पर विचार किया जाएगा। सर्कुलर में कहा गया है कि सभी विभागों से गुजारिश है कि वे वित्त विभाग से इस आशय प्रस्ताव पेश करें कि अस्थायी पदों को बनाने के लिए क्या सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी ली गई है और उसके बाद क्या उन्हें बहाल रखने या फिर विस्तारित करने की जरूरत है। 2019-20 तक स्थायी पदों को जारी रखने या फिर विस्तारित करने के बारे में पदों के सृजन के लिए समक्ष प्राधिकरण
प्राधिकरण की मंजूरी और उसके बाद इसको लेकर वित्त विभाग की मंजूरी का ब्यौरा ओरिजिनल फाइलों के साथ दिया जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, हरियाणा में कपास किसानों को बड़ा तोहफा, इस बार केंद्र करेगी 100% खरीदारी। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने कपास किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात के बाद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने बताया कि इस बार केंद्र सरकार 100% कपास की खरीदारी करेगी। केंद्रीय मंत्री के साथ ही इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि हरियाणा के किसानों से केंद्र सरकार सिर्फ 25% कपास खरीदती थी, लेकिन केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हरियाणा सरकार के सीएम और डिप्टी सीएम से मुलाकात की और उसके बाद आश्वस्त किया कि केंद्र इस बार किसानों से पूरा कपास खरीदेगी। दुष्यंत ने बताया कि हरियाणा में इस बार 1 अक्टूबर से कपास की खरीद शुरू हो रही है। इसके लिए केंद्र सरकार भारतीय कपास निगम के नए केंद्र बनाने पर विचार कर रही है। पिछले साल हरियाणा में 20 कपास केंद्र बने थे, जिसे इस साल बढ़ाकर 40 किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों की समस्या को देखते हुए आढ़तियों से बात हो चुकी है। परिवहन एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसे भी हल कर लिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, किसान बिल को लेकर विपक्ष के रुख पर भड़के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कि माहौल खराब कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। वहीं विपक्ष बिल को लेकर जनता को भ्रम में डाल रहे हैं, माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शनिवार को जौनपुर और देवरिया दौरे पर थे। दोनों सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक नेता संसद में बैठता है, उन्हें पता नहीं है कि गन्ना कहाँ पैदा होता है। उन्हें लगता है कि गन्ना आम की तरह पेड़ पर लटकता है। किसानों के हित में बिल को पारित कराया गया है। इससे किसानों की आय दुगनी होगी। बिचौलियों से मुक्त करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। किसान बिल की आड़ में विपक्ष में माहौल खराब कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, मुद्दे की भरमार, विपक्ष के निशाने पर है नीतीश कुमार। दोस्तों आपको बता दें कि चुनावी शंखनाद के साथ ही बिहार में अब चुनावी मुद्दे भी साफ होते जा रहे हैं। संकट में घिरी बिहार की बड़ी आबादी को राज्य और केंद्र की सरकारों ने कई तरह की सुविधाएं दी है, लेकिन साल दर साल आने वाले संकटों के स्थायी समाधान की दिशा में सरकार की एक तरफ से ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसकी टीस लोगों के मन में है। रोजगार का संकट, स्कूल और अस्पतालों की बदहाली के साथ ही तंग हाल हो चुकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था चुनावी चर्चा में शामिल है। कोरोना के शुरुआती दौर में बिहार से बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों को बिहार में घुसने से रोकने वाले नीतीश ने लोगों की बड़ी नाराजगी मोल ली। तब सरकार ये समझती रही कि बिहार कोरोना से बचाना है तो बाहर से आने वाले लोगों को रोकना होगा। पूरा बिहार अभी भी कोरोना की चपेट में है। अस्पताल गए लोगों का अनुभव खराब रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी रही है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ ने भी कहर बरपाया है। आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित रहा। हवाई सर्वेक्षण और हवाई राहत कार्यों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। चुनाव में भी ये मुद्दा रहेगा। दोस्तों एक चीज आपको और बता दें कि बिहार के राजनीतिक दलों ने बिहारी मतदाताओं को जातिवाद में ही उलझा कर रखा हुआ है। नतीजा ये हुआ है कि बिहारी मतदाता बाकी तमाम मुद्दों से ऊपर उठकर जातिवाद को अहमियत देता है। इस चुनाव में भी तमाम राजनीतिक दल जातिवादी समीकरणों को साधने में ही जुटे हुए हैं। दोस्तों अगर आप बिहार में रहते हैं और बिहार के रहने वाले हैं तो आप हमें बताइए कि आपके वहां पर चुनावी मुद्दा क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी बोली कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में किसान एकजुट होकर कर रहे विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों सदनों में कृषि बिल पास होने के बाद किसान अब सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रही है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को एक वीडियो ट्वीट करके केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि पूरे देश के किसान एकजुट होकर नए कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बिलों में एमएसपी का प्रावधान न होना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मंडी व्यवस्था का खात्मा किसानों की मेहनत पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। इस अन्याय के विरुद्ध आज सारा भारत एकजुट है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले प्रियंका ने लिखा था कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपत्तियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा, न दाम मिलेगा न सम्मान, किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, शिवराज सिंह बोले हाथ को करेंगे साफ। कांग्रेस बोली अब तक हाथ साफ कौन कर रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों के बीच राजनीति उफान पर है। जहां एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में डटे हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता भी बिना देरी किए हर मुद्दे को लपक रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने ही ट्वीट को लेकर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश उपचुनाव का ऐलान होना अभी बाकी है। इसके लिए 29 सितंबर को बैठक बुलाई गई है।
जिसमें मध्य प्रदेश के उपचुनाव के संबंध में घोषणा होगी। लेकिन इससे पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के माध्यम से जनता से अपील कर दी है कि कोरोना की तरह कांग्रेस का सफाया करेंगे। इस ट्वीट पर जहां एक और यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा और नरेंद्र सलूजा ने भी सवाल उठाए हैं। दरअसल शिवराज ने ट्वीट करके लिखा कि मेरे प्रिय दोस्तों, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक सहित देश भर में कई जगह चुनाव होने वाले हैं। हमें कोरोना काल को देखते हुए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पूरा ध्यान रखना होगा। हाथ पूरी तरह से सैनिटाइज करके साफ कर देना। इस ट्वीट को लेकर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने लिखा है कि शिवराज जी, पूरा प्रदेश जानता है कि पिछले 13.5 सालों से बिना सैनिटाइज किए हाथ किसने साफ किए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सीएम नीतीश से मिले पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, पार्टी ज्वाइन करने को लेकर दिया ये बयान। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस लेने के बाद राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे गुप्तेश्वर पांडे ने शनिवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दोस्तों आपको बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे ने नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि नीतीश कुमार के साथ ये उनकी एक शिष्टाचार मुलाकात थी। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या वे जदयू में शामिल हो रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि अभी वह किसी भी दल में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देने आया था। डीजीपी के पद पर रहते हुए उन्होंने मुझे खुलकर काम करने का मौका दिया, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। पूर्व डीजीपी ने कहा कि चुनाव लड़ने के बारे में मैंने कोई फैसला नहीं लिया है, मुख्यमंत्री से केवल औपचारिक मुलाकात करने आया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बीजेपी सांसद रवि किशन को मिल रही है धमकियां, बोले कोई चिंता नहीं, देश के लिए 2-5 गोली भी खा लेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड ड्रग्स केस में बयान देने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन को धमकियां मिल रही हैं। शनिवार को बीजेपी सांसद ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। शनिवार को उन्होंने कहा कि देश के भविष्य के लिए मैं गोली खाने के लिए भी तैयार हूं, इससे पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि मैं सही समय आने पर बोलूंगा। मैंने अपनी आवाज युवाओं, फिल्म इंडस्ट्री और बच्चों के भविष्य के लिए उठाई है। इसके लिए मैंने अपनी फिक्र भी नहीं की है। देश के भविष्य के लिए 2-5 गोली भी खा लेंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। मेरी आलोचना करने वालों को भी सही समय पर जवाब दूंगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लग्जरी होटल में लंच पर मिले देवेंद्र और संजय राउत। बीजेपी बोली कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत की शनिवार को मुलाकात हुई। इसके बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार अब गर्म हो गया है। राउत ने यहाँ उपनगर स्थित एक लग्जरी होटल में लंच पर फडणवीस से मुलाकात की। महाराष्ट्र में शिवसेना की कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाने के बाद संभवतः दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात होगी। राउत पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता बंटवारे के फार्मूले को लेकर भाजपा विरोधी रुख के लिए सुर्खियों में थे। हालांकि दोनों नेताओं की मुलाकात पर महाराष्ट्र भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि इस मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जबकि केरल, दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, बिहार के कुछ हिस्सों और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हम बात करें गुजरात और शेष महाराष्ट्र की, तो वहां पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि निम्न दाब का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए बिहार के पूर्वी हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने फोन पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।